हेलो एवरीवन, माई सेल्फ चंदन प्रसाद। आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में जो हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे आपका जेपीएससी परीक्षा के लिए जो आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक है उससे संबंधित बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत सारे डाउट्स हैं। उसी का हमने एक संग्रह किया है कि बहुत सारे छात्रों के द्वारा विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं कि आखिर एनसीईआरटी उनके लिए कितना उपयोगी है, किस तरह से उसे स्टडी करें, किन सब्जेक्ट के लिए किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दें। तो उन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमने एक लिस्ट तैयार किया है और उस बेसिस पर आपको सारे चीज़ हम डिस्कस करेंगे। आज मेनली हम लोग दो चीज़ों पर फैक्ट पर फोकस करेंगे। वह है आपका कि आपके द्वारा जो बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, किन सब्जेक्ट के लिए कौन सा एनसीईआरटी बेहतरीन होगा, नोट्स उसके बनाने जरूरी है या फिर नहीं है, आखिर हमारे लिए कितना उपयोगी है, वो सारे चीज़ पर। और एक लास्ट आपका कि हम लोग आज सब्जेक्ट के बेसिस पर भी डिस्कस करेंगे। अगर मान लीजिए आप इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास के लिए एनसीईआरटी जो क्लास 6 से लेके 12 तक है और उसमें पुरानी एनसीईआरटी भी है, तो आखिर उनमें से किसे कवर करें। तो इतिहास पर आज हम फोकस करेंगे। पहले हम जनरल बात कर लेते हैं जो कि हर जगह एप्लीकेबल होगा एनसीईआरटी के बारे में। तो आपको बताते हैं एनसीईआरटी बहुत ही विश्वसनीय और एक प्रामाणिक तथ्यों के साथ प्रस्तुत की गई पुस्तक है जिसका हर जगह एक अपना वैल्यू होता है, जो कि अन्य किताबों में उतनी विश्वसनीय और प्रामाणिक चीजें उपलब्ध नहीं होती है। इसलिए सबसे ज्यादा एनसीईआरटी को इतना आपका प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर हम कुछ किताबों की बात करें जैसे इतिहास, जैसे आपका भूगोल, तो ये सारे ऐसे पुस्तकें हैं जिसमें कि आपका पीसीएस से लेके यूपीएससी लेवल तक सीधे सीधे प्रश्न भी पूछे जाते हैं जो इन टॉपिक से डायरेक्टली आपका मैच भी करता है। तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी को इतना महत्व दिया जाता है। जितने भी टॉपर्स हैं या फिर जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी आपका एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, उनसे देखिएगा ये सारे रिकमेंडेशन आपसे किया ही जाता है कि एनसीईआरटी सबसे पहले स्टार्ट कीजिए, उसे पढ़िए। क्या उसके बाद भी और चीज़ों पढ़ने की जरूरत है? हम बोलेंगे अगर जेपीएससी की तैयारी करते हैं तो इतिहास अगर आप पढ़ लेते हैं पूरा एनसीईआरटी ओल्ड के साथ, तो आपको अन्य किसी भी चीज़ की पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें जो भी होते हैं जैसे कि आपको पीटी प्रारंभिक परीक्षा में भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं और मेंस के एग्जाम में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। आज हम लोग दोनों पर फोकस करेंगे। अभी तक हम बहुत सारे स्टूडेंट जो पीटी को महत्व देते थे, अब हम लोग यहाँ पर जो भी डिस्कस करेंगे मेंस को ध्यान में रखकर, क्योंकि दोनों का सिलेबस आप देखिएगा बराबर है, तो आखिर हम उसको क्यों छोड़े। तो आपको ये जो पुस्तकें हैं वही चीज को हम 2 बार करने की जगह है अभी से ही अगर ध्यान में रख के उसके लिखने का अभ्यास करने से लेकर आपका अंत तक अगर वो स्टडी करते हैं तो हमारे बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। कुछ इसी तरह प्रश्न पूछे गए थे, तो अभी तक हमने बहुत सारी चीजें आपके साथ डिस्कस किए हैं और कुछ आपका इस तरह से भी यहाँ पर चीजों को पूछा गया था कि कौन सा संस्करण, जैसे कि आपको बताएं कि ओल्ड एनसीईआरटी भी होती है, पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी। तो आपका इसका आंसर है कि दोनों एनसीईआरटी चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, दोनों बेहतरीन किताबें हैं। नई में जितने भी आपके भूगोल के, इतिहास के, राजव्यवस्था के, अर्थव्यवस्था के हैं उसे आप जरूर स्टडी कीजिएगा और साथ ही आपका जो विज्ञान, सामान्य विज्ञान है उससे भी। एनसीईआरटी जो ओल्ड है, ओल्ड बहुत सारे स्टूडेंट को मिलते भी नहीं है और ओल्ड में सिर्फ आपको स्टडी करने की जरूरत है, वह है आपका इतिहास से संबंधित। इतिहास में ओल्ड के 3 बुक आते हैं, जो 11th 12th का हम बात कर रहे हैं। ओल्ड में सिर्फ ध्यान रखिएगा इतिहास के पढ़ना है आपको जेपीएससी के लिए, जो आपको अप टू मेंस तक काम करेगा। मेंस के लिए आपको इतिहास के लिए फिर अलग चीजें कहीं से उठाने की जरूरत नहीं है। क्लास 6 से लेके आपका 12 तक आपका नई वाली जो एनसीईआरटी उसे देखना है। उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इतिहास में कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, ओल्ड में कौन कौन से कवर करने हैं। तो ओल्ड में आपका क्लास 12 की जो आती है आपका प्राचीन इतिहास जो आती है आपका, फिर मध्यकालीन इतिहास, इस तरह से आपको कवर रहते हैं, तो इसे आप जरूर देखिएगा। ये आपको रहेंगे, ये आपका आधुनिक इतिहास था, इसी तरह आपका प्राचीन इतिहास है और इसी तरह आपका मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है। ये तीनों से आपका इतिहास का पूरा पोर्शन कवर हो जाता है और कुछ नए एनसीईआरटी भी आपको देखने की जरूरत है। जैसे कि आपका बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ये भी स्टडी करना वो भी, तो इसमें से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स जो नए एनसीईआरटी में शामिल किए जाते हैं। जैसे कि आपका हमने बोला क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक,
नहीं एनसीईआरटी पुरानी वाली तो हमको सिर्फ 11 12 को देखना है, वो मार्केट में आपको हर जगह वो मिलेंगे आपको। पुरानी वाली हम बात करें तो पुराने में सिर्फ आपका क्लास 6 जिसकी आपका हमारे अतीत करके बुक्स आते हैं उसे आपको कवर करना है। फिर आपका जो हमारे अतीत करके 3 बुक आते हैं क्लास आपका 6 से लेके क्लास 8 तक। फिर आपका क्लास 7 का हमारे अतीत करके दूसरा भाग आता है, और हमारे अतीत करके पार्ट 2 और पार्ट 3 करके भाग 1 और भाग 2 करके आपका हमारे अतीत के तीसरा भाग आता है जो कि क्लास 8 की पुस्तक है। क्लास 9 और 10 की जो एनसीईआरटी की इतिहास की पुस्तक है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम ये रिकमेंड करेंगे। क्योंकि आपको अगर हम बताएं जो आपका यहाँ पर सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तो आपको विश्व इतिहास के बारे में नहीं पढ़ना है। अगर हम बात करें क्लास जो आपका 9 और 10th की जो एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी है उसमें जो चीज जिक्र किया गया है आपका भारत का भी तो जिक्र किया गया है लेकिन विश्व के साथ उसका जिक्र किया गया है। जैसे कि इसका नाम ही दिया गया है भारत और समकालीन विश्व, जो कक्षा 9 की और 10 की पुस्तक ये दोनों आती है। लेकिन हमारे विश्व इतिहास हमारे सिलेबस में न तो पीटी में है और न ही मेंस में है, तो आप इसे स्टडी भी नहीं करते हैं तो ये आपका चलेगा। तो आप एक चीज नोट कर सकते हैं, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है तो 9 10 जरूरी नहीं है स्टडी करने का, सिर्फ क्लास 6 to 8 स्टडी कर लीजिए नई वाली, और पुरानी वाली जो स्टडी कर लीजिए आपका क्लास 11th एंड 12th की, वो आपके लिए सफिशिएंट है। तो आप इसमें से एक और प्रश्न उठता है कि क्या जो नई एनसीईआरटी है क्लास 11 से 12 तक, क्लास 11 में जो आपका है एनसीईआरटी वो है आपका विश्व इतिहास। इस इतिहास के कुछ विषय करके एक बुक आती है जो आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास विश्व इतिहास न तो आपको पीटी में पढ़ना है न ही मेंस में, तो उसे आपको छोड़ देना है। 12th में जो आती है आपका 12th में 3 भाग करके आती है बुक आपका विश्व इतिहास, जिसमें कि आपका जो भाग 1 है, भाग 2 है और भाग 3 है, जिसमें कि आपका प्राचीन मध्यकालीन और उसमें भी आपका जो आधुनिक इतिहास है उसे शामिल किया जाता है। अगर हम बोलेंगे कि अगर आप ओल्ड स्टडी करते हैं तो इसे स्टडी करने की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर है? वो आपको सफिशिएंट है, इससे आपको कवर करने की जरूरत नहीं है। एक ही चीज को बार बार सिर्फ आप देख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिए क्लास 6 से 8 तक नई एनसीईआरटी, और जो क्लास 11 और 12th के जो ओल्ड एनसीईआरटी उसे स्टडी कीजिए। अगर वो आपके पास उपलब्ध नहीं है तो नई एनसीईआरटी जो क्लास 12th की है, विश्व इतिहास आपको नहीं पढ़ना है जो नई एनसीईआरटी में 9 10th और 11th में है, सिर्फ 12th आपको देखना है, 6 to 8 और 12th। और पुरानी एनसीईआरटी अगर आपके पास उपलब्ध हो पाती है तो क्लास 11 और 12th की जो 3 बुक आती है उसे आप स्टडी कीजिएगा, पूरे डेप्थ में अच्छे से नॉलेज गेन कीजिएगा। और मेंस के आधार पर सिलेबस अगर देखिए मेंस को, उसको भी ध्यान में रख के अब तैयारी कीजिएगा, सारे चीज आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो ये आपका इतिहास से संबंधित हो गया। इसी तरह और भी सब्जेक्ट है उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। आज हम लोग कुछ और भी जनरल बातें हैं जो पूछी जाती थी वो आपको हम बता रहे हैं। तो पुराने और नए किस तरह से आपको पढ़ना है इतिहास के बारे में हमने आपको बता दिया। और अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्या एक और प्रश्न पूछा गया था किसी छात्र के द्वारा, एनसीईआरटी पुस्तकों को कैसे पढ़ते हैं। तो आपको बता दें पूरे अध्याय को अच्छे से पढ़िए। अगर हम बात करते हैं किसी बुक को उठाते हैं, जैसे कि आप उठाते हैं क्लास आपका 6 की जो एनसीईआरटी है न्यू वाली, तो उसमें आप देखिएगा बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उसके कंटेंट भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि आपका जो आपका क्लास 6 की एनसीईआरटी है उसमें आप पेज खोलिएगा तो ये सारे आपको कंटेंट दिखेंगे। उसमें आपका 12 टोटल कंटेंट हैं, 12 उसमें चैप्टर हैं, जिसमें कि आपका क्या कब कहां और कैसे ये सारे के कंटेंट मिला के, दूसरा में है जो आपका आरंभिक मानव की खोज से संबंधित ये सारे टॉपिक मिला के दिए हुए 12। मतलब कि इसमें प्राचीन जो इतिहास है उसके स्रोत के बारे में बताया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे इतिहास जो हमारा अतीत है उसके बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है, तो सिंपल और सरल शब्दों में एक बच्चे जो क्लास 6 में 5 से 6 में पहुंचते हैं उन्हें किन सरल शब्दों में समझाया जा सके, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक को बनाया गया है। मतलब कि साधारण शब्दों में, कि जो अगर आप कुछ पहले से नहीं जानते हैं अगर फिर भी एक बुक आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
क्या सारे पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? इसमें से सारे चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, आपको उसी चीज को हाईलाइट करना है। दो तरह से अब यहां पर समझिएगा, चूंकि आप एग्जाम में एग्जाम देने वक्त आपको ये सारी चीज रिवाइज करना होगा, तो एक दिन में सारे रिवाइज नहीं हो पाएंगे, तो उसके लिए ही आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है कि हाँ चैप्टर 1 से मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोशिश कर सके तो आप इसके सेल्फ नोट्स भी बनाते जाइए। जैसे कि आपका अगर हम बात करते हैं चैप्टर 1 में, तो चैप्टर 1 में बहुत सारी चीजें दी हुई है, जैसे कि उस समय जो प्राचीन इतिहास के स्रोत है उससे कहां कहां से पता चलता है। जैसे कि उस समय एक मैप दिया हुआ है कि जो उपमहाद्वीप तक का प्राकृतिक मानचित्र क्या था, फिर उसमें बताया गया था कि जो पहाड़ियां जो स्थित थी वो किस तरह से नदियां निकलती है, उन सारे का मानचित्र वगैरह दिया गया है। तथा इसका जो प्राचीन इतिहास में जो नदी था, आखिर जो शहरें बनाई जाती थी, स्थापित की जाती थी, वो नदी किनारे ही क्यों स्थापित की जाती थी, उन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बुक को बनाया गया है। साथ ही आपका जो विभिन्न पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व जो मिलते हैं तथ्य, उनके बारे में भी अवगत कराया गया है। तो उन चीजों से संबंधित आप उसमें सेल्फ नोट्स में बना सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप इसे कर लेते हैं तो प्राचीन इतिहास के जो 5 प्रश्न है आपका प्रारंभिक परीक्षा में, आप देखिएगा सिलेबस में, और आपका मेंस में भी आपका प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित है, वो आपका 100% कवर हो जाएंगे, आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ है स्टैंडर्ड चीजें हैं जो आपको अगर आप अलग टाइम मिलता है तो वहां से कवर कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए बिल्कुल सफिशियंट है। इसमें और भी जो छात्रों के द्वारा प्रश्न पूछा गया है, यदि एनसीईआरटी पुस्तकों को पढ़ा तो मैं कितने मार्क्स हासिल कर सकता हूं, तो बहुत सारे ये मतलब कि अगर आप जो प्रश्न दिए हुए प्राचीन इतिहास में प्रारंभिक परीक्षा में, क्या सारे प्रश्न सोल्व हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, अगर आप इसे अच्छे से स्टडी करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं तो बिल्कुल। हाँ ये तो हो सकता है कि आपका कुछ करंट के जोड़ के अगर कुछ प्रश्न बनाए जाते हैं तो उसमें दिक्कत होगा, क्योंकि जब तक आपको करंट नॉलेज नहीं है तो वहां पर दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये विश्वसनीय है कि आपको प्रमाणिक है कि आप ये सारी चीज पुस्तकों से कर सकते हैं। कुछ और भी प्रश्न पूछे गए थे कि क्या एनसीईआरटी पुस्तकों के नोट्स बनाने की आवश्यकता है? अभी हमने बताया, चूंकि एनसीईआरटी पुस्तकें बहुत सारी हो जाती हैं आपसे, इतिहास में ही हमने आपको बताया कि आपका 3 हो गया 11 12 का, चाहे ओल्ड पढ़िए चाहे न्यू पढ़िए, और क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक का, 9 10 तो आपको पढ़ना नहीं है, 11th भी आपको नहीं पढ़ना है। तो इन सारे बहुत सारे बुक होने की वजह से आपको उसे पढ़ने में भी टाइम लगेगा। अगर आप इसका सेल्फ नोट्स बना लेते हैं तो लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी, और एक दिन में आप इसको रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक ही दिन में सारे एग्जाम देने पड़ते हैं। इसके साथ भूगोल भी आपको स्टडी करना, अभी तो हम आज की वीडियो में सिर्फ इतिहास पर ही फोकस किए हुए हैं। कुछ अन्य प्रश्न जैसे कि एनसीईआरटी किताबें कितनी बार पढ़नी चाहिए, इसका कोई लिमिट नहीं है, आप जितना ज्यादा हो सके इसे स्टडी कीजिए पहले, लेकिन एक बार सेल्फ नोट्स बहुत सारे चीजों के ध्यान में रख के बनाना पड़ता है। जैसे कि इसका सेल्फ नोट्स हमने अभी बताया था कि क्या एनसीईआरटी पुस्तकों के नोट्स बनाने की आवश्यकता है? बिल्कुल, नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, लास्ट टाइम में रिवीजन करने में आसानी होती है। लेकिन सबसे पहला ये सवाल उठता है कि कब नोट्स बनाएं? क्या पहली बार जब हम एनसीईआरटी उठाते हैं, मान लीजिए आपने आज एनसीईआरटी लिया, आपने पढ़ना स्टार्ट किया, तो क्या अभी से ही एनसीईआरटी के नोट्स बनाने प्रारंभ कर दें? बिल्कुल वो गलत होगा। वो क्यों गलत होगा? क्योंकि आप जब एनसीईआरटी के नोट्स बनाएंगे तो आप जो भी पढ़िएगा तो आपको लगेगा सारे पॉइंट आपके लिए तो महत्वपूर्ण ही है, तो जो बुक में था आपके नोट्स में आ जाएंगे सेम टू सेम, तो आपसे वो नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं रहा। पहले एक बार अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए और उस पर कुछ प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। इतिहास है, प्राचीन इतिहास है, आधुनिक इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, उन्हें सॉल्व कीजिए। उनसे आपको आइडिया लगेगा हाँ किस पर ज्यादा फोकस करना है आपको। अब जब सेकेंड टाइम रिवीजन कीजिएगा तब आप सेल्फ नोट्स बनाइए या फिर हाईलाइट कीजिए, तो उस समय से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि हमने अभी बताया कि एनसीईआरटी में सारे चीज आपके लिए जरूरी नहीं है, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसमें से सिलेक्ट करके आप अपने नोट्स में शामिल कीजिए, तो उसका देखिए फायदा आपको बहुत ज्यादा मिलेगा आपको एग्जाम में। वरना फिर सेल्फ नोट्स पहली बार ही बनाने लगिएगा तो वहां पर दिक्कत होने लगेगी। तो सेल्फ नोट्स आपको सेकेंड रिवीजन या फिर थर्ड रिवीजन में बनाना है, फर्स्ट रिवीजन में तो कभी बनाना ही नहीं है। क्लियर है?
और आपका एनसीईआरटी, जैसे कि एनसीईआरटी किताबों कितनी बार पढ़नी है, तो पहली बार आपने स्टडी किया, सेकेंड टाइम आपने हो सकता है कि नोट्स बना लिया, तो उसी को आप जितना हो सके एग्जाम तक रिवाइज कीजिए। क्लियर है। और भी कुछ आपको प्रश्न पूछे गए थे, जैसे कि आपका जो एनसीईआरटी की पुस्तक होती है, जैसे कि आपका जो ओल्ड एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी है, उस पर भी हमने बहुत सारे डिस्कस कर दिए हैं ऑलरेडी, वही सब क्वेश्चंस रिपीट किया गया है। तो ये सारी चीजें थे जो आपको हमने बताया। तो ये इतिहास पर था, उसी तरह हम लोग और भी टॉपिक पर लाएंगे। आप तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इतिहास से कुल 15 प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, और आपका जो मेंस में भी होता है, जो पेपर नंबर 3 है, उसमें भी इतिहास आता है। इतिहास में प्राचीन होता है, मध्यकालीन और आपका आधुनिक इतिहास, और मेंस में एक आपका और टॉपिक ऐड हो जाता है, आपका झारखंड का इतिहास, तो उसमें भी आपको ये हेल्प करेंगे। क्लियर है। जो लिखने से, कला विकसित करने से, विपिन चंद्र की जो आती हैं, चूंकि जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है विपिन चंद्र का आपका बुक होता है, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या एनसीईआरटी के लिए, आधुनिक इतिहास के लिए हम स्पेक्ट्रम का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वो ज्यादा आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आपको मेंस में भी उससे लिखने की और भी आपको कला विकसित होगी, और भी आपको चीजों को आसानी से समझने में मदद मिलेगी। क्लियर है। तो आज इतिहास पर हमने बेसिकली फोकस किया था। अब एनसीईआरटी का जो अलग फॉर्म है, आज हम लोग बता देते हैं कि एनसीईआरटी आपको क्या क्या स्टडी करना है। भूगोल का भी आपको एनसीईआरटी पूरा तरह से स्टडी करना है, इसी तरह हम लोग भूगोल का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर है। और उसके बाद आपका बच जाता है राज्य व्यवस्था और आर्थिक और सतत विकास। इस पर भी हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें भी हम लोग क्या क्या कवर करना है उस चीज को फोकस करेंगे। तो अगर अभी भी आपको डाउट है इतिहास से संबंधित जो एनसीईआरटी है, आप उसमें कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप हमारे जो आपको आंसर दिए गए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आपके लिए एग्जाम के लिए कारगर भी होंगे। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी चीजों को शामिल करके, और भी उस चीजों को हम वहां पर डिस्कस करेंगे। तो अब के लिए थैंक यू एवरीवन। और हमारे वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसे आप जरूर लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।